हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो जो भी क्लासें रही पिछली क्लासों में हमने आपसे डिस्कस किया था बौद्ध स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया बिहारों के बारे में, स्तूपों के बारे में और चैत्यों के बारे में। तो वो हमारा बौद्ध स्थापत्य कला कल की क्लास में फिनिश हो गया था। आज की क्लास में हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे, आज हम बताएंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग मौर्य काल के प्रारंभ तक 15 वर्षों तक का जो शासन काल था, अगर देखें कला की दृष्टि से तो लगभग अंधकारपूर्ण था। यहीं पर आप देखेंगे कि मौर्य वंश में आकर ही जो कला का जो रूप था वो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप सामने आया। मौर्य वंश के समय में क्या हुआ, कला का जो रूप था उसका जो रूप है वो उभर कर सामने आया। तो आप देखेंगे कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा है राज की कला और एक आया है लोक कला। तो देखिए, जो राज की कला है उसको हम तीन भागों में बांटेंगे, जैसे कि पाटलिपुत्र नगर, मौर्य राज्य प्रसाद। यहीं पे आप देखेंगे गया जिले में बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुहा आवास। साथ ही आप देखेंगे कि मौर्य स्तंभ। तो हम इन पर बारी बारी से आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें पाटलिपुत्र नगर के बारे में बताएंगे कि पाटलिपुत्र नगर कहां पर है। तो जो पाटलिपुत्र है वो पटना में, ये बुलंदी बाग में ये स्थित है। किसमें है? बुलंदी बाग में। यहीं पर आप देखेंगे इसकी खुदाई जो की थी वो डीवी स्पूनर ने की थी खुदाई। इसी में आप देखेंगे कि जो पाटलिपुत्र नगर का जो वर्णन है वो यूनानी विद्वानों ने भी किया है और चीनी विद्वानों ने भी किया है। तो यूनानी विद्वानों ने किया है मेगिस्थनीज, स्ट्रेबो ने, और इसी में किया है एरियन ने। साथ ही आप देखेंगे चीनी विद्वानों में फायन और हिनसांग ने इसका पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे मौर्य राजप्रसाद के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य स्थापत्य कला। मौर्य स्थापत्य कला। तो इसमें नोट करेंगे आप कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद मौर्य काल, बाद में मौर्य काल के प्रारंभ तक लगभग 1500 वर्षों, लगभग 1500 वर्षों तक का शासन काल कैसा था? अंधकारपूर्ण था। ठीक है, अंधकारपूर्ण था। लेकिन मौर्य वंश, यहीं पर आप देखेंगे कि मौर्य वंश में देखेंगे आप जाकर ही कला का सर्वोत्कृष्ट रूप सामने आया। देखिए, मौर्य वंश में जाकर ही कला का सर्वोत्कृष्ट रूप सामने आया। यही आप देखेंगे कि कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? लिखिए, कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। देखिए, दो भाग कौन कौन से हैं? राजकीय कला, राजकीय कला, और दूसरी मानी है लोक कला। ठीक है, तो ये दो भागों में से बांटा है। अब आप देखेंगे राज की कला के अंतर्गत, देखिए पाटलिपुत्र नगर आएगा, पाटलिपुत्र नगर एवं मौर्य राजप्रसाद या मौर्य राजमहल, मौर्य राज प्रसाद। यही आप देखेंगे गया जिले में बराबर एवं नागार्जुन
कि पहाड़ियों में गुहा आवास। ठीक है, और है मौर्य स्तंभ। तो ये तो आएंगे आपके किसमें, राजकीय कला में, ये आएंगे राजकीय कला में। फिर हम आपको बताएंगे जब राजकीय कला के तीनों जो पॉइंट हैं जब ये क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोक कला पर। तो देखिए पहला हम देखते हैं पाटलिपुत्र नगर। तो ये पाटलिपुत्र जो नगर है पटना में बुलंदी बाग में ये स्थित है, और इसी में आप देखेंगे इसकी जो खुदाई की थी डीवी स्पूनर ने इसकी खुदाई की थी। तो आप हेडिंग डालिए इसमें पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र नगर कहां पर स्थित है, पटना में बुलंदी बाग में ये स्थित है। कहां पर है, पटना में बुलंदी बाग में। यहीं पर आप देखेंगे इसकी खुदाई, इसकी खुदाई किसने की थी, डीवी स्पूनर ने। किसने इसकी खुदाई की है, इसकी जो खुदाई की है ये की है डीवी स्पूनर ने। इसी में देखेंगे पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किसने किया, ये किया था चीनी यात्री, और इसमें किया था यूनानी विद्वानों ने और चीनी विद्वानों ने। देखिए यूनानी विद्वान और किया है चीनी विद्वानों ने। देखिए यूनानी विद्वान कौन कौन से थे, मेगस्थनीज आएगा एक, तो मेगस्थनीज, इसी में आएगा स्ट्रैबो, साथ ही आप देखेंगे एरियन। अब आप देखेंगे चीनी विद्वान जिसमें आएगा फायान और हेनसांग। ठीक है, फायान और हेनसांग, तो ये हो गए चीनी विद्वान जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। और पाटलिपुत्र नगर की बात की जाए कहां पर है, तो पटना के समीप बुलंदी बाग में स्थित है। खुदाई की है डीवी स्पूनर ने। अब आप डालेंगे राजप्रसाद या राजमहल। चलिए अब आप डालिए राजप्रसाद भी बोलते हैं या फिर से राजमहल बोलते हैं, मौर्य राजप्रसाद या मौर्य राजमहल। राज प्रसाद, तो देखिए ये कहां पर स्थित है, पटना के समीप कुम्भहार में, कुम्भहार में ये स्थित है। इसकी भी खुदाई डीवी स्पूनर ने की थी, डीवी स्पूनर ने इसकी खुदाई की थी। इसमें आप देखेंगे इसकी संरचना कैसी है। देखिए जो राजमहल है 40 पाषाण स्तंभों पर बना हुआ था। साथ ही आप देखेंगे ये जो राजमहल है इसकी छत और इसका जो फर्श है ये लकड़ी के बने थे। तो देखिए इसकी संरचना कैसी है, यह 40 पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो 40 पाषाण स्तंभों पर बना हुआ था। 40 पाषाण स्तंभों पर बना हुआ था और इसकी छत और फर्श लकड़ी के बने थे। किसके, लकड़ी के ये बने थे। यहीं पे आप देखेंगे जो एरियन है, जो विद्वान है एरियन, उसने राजप्रसाद या राजमहल की प्रशंसा में लिखा है
कि मौर्य राजप्रसाद के शानो शौकत का मुकाबला अखमनी राज्य के सूसा और एक वेतना भी नहीं कर सकते थे। तो क्या लिखा है एरियन ने, जो विद्वान है, एरियन विद्वान जो कि यूनानी विद्वान है, उसने राजप्रसाद महल की प्रशंसा में लिखा है कि जो राजप्रसाद महल है उसके शानो शौकत का मुकाबला जो है अखमनी राज्य के सूसा और एक वेतना भी नहीं कर सकते थे। तो आप देखिए इसमें लिखिए एरियन, एरियन ने राजप्रसाद महल की प्रशंसा में लिखा है कि इसकी शानो शौकत, इसकी शानो शौकत का मुकाबला अखमनी राज्य के सूसा और एक वेतना, एक वेतना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है एरियन ने राजप्रसाद महल की प्रशंसा में। जो तो इसी में अगला एक और विद्वान है फायान, जो कि चीनी विद्वान है। तो इसने क्या लिखा है कि जो मौर्य राजप्रसाद जो महल है ये मानव द्वारा नहीं अपितु देवताओं के द्वारा बनाया गया है। तो इसके बारे में भी लिख लीजिए, चीनी विद्वान फायान ने क्या लिखा है। फायान ने लिखा है कि राजप्रसाद महल मानव ने नहीं अपितु देवताओं द्वारा बनाया गया है। तो ये किसने लिखा है? फायान ने लिखा है राजप्रसाद के बारे में। ठीक है, जो मौर्य राजप्रसाद है या मौर्य राजमहल है इसके बारे में किसने लिखा है? फायान ने, जो कि क्या है, ये एक चीनी विद्वान है। कौन है? चीनी विद्वान। यहीं पे आप एरियन को देखेंगे, ये एक यूनानी विद्वान है। कैसा विद्वान है ये? यूनानी विद्वान। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कीजिए। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य स्तंभों के बारे में। चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे मौर्य स्तंभ। जो मौर्य स्तंभ है ये कला का उत्कृष्टतम रूप है, और जो मौर्य जो स्तंभ थे इनको बनाने के लिए मथुरा से और चुनार से लाल बलुआ पत्थर का, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि एकात्मक ये बने होते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें डालिए मौर्य स्तंभ। देखिए इसमें आप देखेंगे कि मौर्य स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट रूप है। इसको बनाने के लिए, ठीक है, मौर्य स्तंभों को बनाने के लिए मथुरा और चुनार से लाल बलुआ
पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का मतलब है रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड सैंडस्टोन का प्रयोग होता था, जो कि एकास्मक बने होते थे, जो कि एकास्मक ये बने होते थे। इसी में आप देखेंगे स्तंभों की विशेषताएं, मौर्य स्तंभों की विशेषताएं। देखिए इसकी विशेषता क्या है कि इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। पहली विशेषता क्या है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था और ये एकास्मक बने होते थे। क्या है एकास्मक मतलब मोनोलिथिक के ये बने होते थे। एकास्मक का मतलब है मोनोलिथिक, क्या है मोनोलिथिक बना होता था मौर्य स्तंभ। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि इनकी लंबाई जो होती थी वो 30 से 40 फीट तक होती थी। कितनी? 30 से 40 फीट इनकी लंबाई, मौर्य स्तंभों की लंबाई 30 से 40 फीट होती थी। बात करें इसके वजन की तो 1000 से 1200 मन तक इसका वजन होता था। तो एक मन में होते हैं 40 केजी। ठीक है, एक मन में कितने होते हैं? 40 केजी। तो इसकी एक और अगली विशेषता लिखेंगे, इसमें जो वजन होता था इनका वो होता था 1000 मन से 1200 मन तक। लिखिए यहां पे कि इनका वजन 1000 मन से 1200 मन तक होता था। यहीं पे देखेंगे एक मन में कितना होता है? एक मन में होता है 40 केजी। ठीक है, तो ये हो गए मौर्य स्तंभों के बारे में हमने आपको बताया। तो अभी हम आपको क्या बताएंगे? प्रमुख स्तंभों के बारे में अगली क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ मौर्य स्तंभों की विशेषता के बारे में आपको बताया है। अब इसके अंतर्गत जो भी स्तंभ आएंगे उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जैसे लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग स्तंभों पर हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। कोई भी क्वेरी है आप हमसे सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।